Hello students, I am Manisha Yadav. Today is my topic on respiratory system of human. सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन व CO2 का एक्सचेंज होता है और इन दोनों का जो परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट वो ब्लड के द्वारा होता है। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस में 6O2 और प्रोडक्ट्स बनते हैं 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। GS कार्टर के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो सबसे पहले बाह्य श्वसन के बारे में देखो। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्राणी की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर निकालने से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। जैसे त्वचा, क्लोम एवं फेफड़ों में ऑक्सीजन को अंदर लेना एवं CO2 को बाहर निकालना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो एक भौतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। इस क्रिया में शरीर के अंदर ली गई ऑक्सीजन से सेल्स में अवशोषित भोज्य पदार्थों का रासायनिक विघटन होता है जिससे जैविक ऊर्जा CO2 तथा H2O उत्पाद रिलीज होते हैं और इसे कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बच्चों, इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आंतरिक श्वसन 2 टाइप्स का होता है, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनोक्सी श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सी श्वसन। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके नाम से ही पता चलता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और यह प्रोटोजोअन्स और स्तनधारियों के अंदर होता है। ये जंतु ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ग्लूकोज विघटित होकर CO2 और वाटर बनाता है। इस क्रिया के अंदर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। ये होता है ऑक्सी श्वसन। दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी का मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। जब कोशिकीय या आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वह अनोक्सी श्वसन कहलाता है। यह जीवाणुओं, यीस्ट कोशिकाओं, परजीवी कृमियों जैसे एस्केरिया, टीनिया, सोलियम आदि के अंदर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का विघटन होकर ऊर्जा का उत्पादन होता है तथा CO2 का निष्कासन होता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कंप्लीट नहीं होता। इसके अंदर इनकम्प्लीट होता है, यानी कि अपूर्ण होता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 टाइप्स के श्वसन बताए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के अंदर सुविकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। देखो बच्चों, श्वसन अंग होते क्या हैं। शरीर में श्वसन से रिलेटेड अंग जो गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक होते हैं वो श्वसन अंग कहलाते हैं। श्वसन तंत्र, ये सभी श्वसन अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा, कंठ, श्वास नली, श्वसनी एवं फेफड़े, ये सभी श्वसन अंग मिलकर एक कंप्लीट श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के अंदर फेफड़े हैं वो मुख्य श्वसन के अंग हैं। फेफड़ों में उपस्थित जो कूपिकाएं होती है जिन्हें वायु कूपिकाएं कहते हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा है। पहला है श्वसन मार्ग, दूसरा है फेफड़े। तो सबसे पहले हम श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन मार्ग जिसे रेस्पिरेटरी पैसेज भी कहते हैं, इसमें गैसों का आवागमन होता है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, पथ। इसमें गैसों का आवागमन होता है। इसमें नासिका, नासिका मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली एवं श्वसनियों आदि की स्टडी होती है।
तो सबसे पहले नासिका एवं नासिका मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। नासिका में एक जोड़ी नासा द्वार उपस्थित होते हैं। ये छिद्र नासा गुहाओं में खुलते हैं। नासा द्वार एवं आंतरिक नासा छिद्रों के बीच में एक लंबी गुहा पाई जाती है जिसे नासा गुहा कहते हैं। प्रत्येक नासा गुहा का जो अगला भाग होता है वो नासा कोष्ठ में तथा पिछला भाग नासा मार्ग में खुलता है। नासा मार्ग नेजल, प्रीमैक्सिल, मैक्सिला एवं एथेमोइड हड्डियों से बना होता है। इन दोनों नासा गुहाओं के मध्य में एक पट पाया जाता है जिसे नासा पट यानी कि नेजल सेप्टम या मेसेंथमोइड के नाम से जाना जाता है। अब नासा गुहाओं के अगले भागों की जो श्लेष्मल झिल्ली होती है उसमें तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं जो गंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। अब नासा गुहाओं के फंक्शन क्या होते हैं वो देखिए। टेढ़ी मेढ़ी जो टर्बाइनल अस्थियाँ होती है वो नासा मार्ग का एरिया बढ़ा देती है और जैसे ही एयर इन चक्करदार मार्गों से गुजरते समय जो एयर का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। श्लेष्म फेफड़ों तक जाने वाली वायु को नम बनाती है। जो म्यूकस होता है वो जो एयर जा रही है फेफड़ों तक उसको नम बना देती है। वायु के साथ आए हुए हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया, धूल के कण आदि श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं और इस प्रकार वायु का फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि एयर है वो फिल्टर होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके बाद आता है ग्रसनी। नासा गुहिका आंतरिक नासा द्वार ग्रसनी के अंदर खुलती है। ग्लोटिस जो कि ग्रसनी के अधर क्षेत्र में पाया जाता है जिसे घाटी भी कहते हैं, इनके माध्यम से ग्रसनी कंठ के अंदर खुलती है। कंठ का मतलब होता है लैरिंग्स। भोजन को निगलते समय जो ग्लोटिस है, घाटी है, वो घाटी द्वार द्वारा ढक दिया जाता है। इसके बाद आती है लैरिंग्स। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं और इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है और यह 4 उपास्थियों द्वारा घिरा हुआ रहता है। आउटू जिसे थायराइड, सेकंड मुद्रिका जिसे क्रिकोइड, थर्ड दर्विकाव जिसे एरिटनोइड और फोर्थ घाटी ढक्कन जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इन 4 उपास्थियों द्वारा कंठ घिरा हुआ रहता है। ये उपास्थियाँ कंठ को सहारा प्रदान करती हैं और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट रहता है। वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन होता है ध्वनि उत्पन्न करना। कंठ की गुहा को कंठकोश यानी कि लैरिंजियल चैम्बर कहते हैं। कंठ के छिद्र को ग्लोटिस कहते हैं और घाटी को जो ढकने वाली स्ट्रक्चर होती है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। कंठ के बाद आती है अगला जो अंग है वो श्वास नली, ट्रैकिया। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका जो कंठ से स्टार्ट होती है और गर्दन से होती हुई डायफ्राम को भेदते हुए वक्षवाग तक फैली रहती है। श्वास नली के दीवार में हाइलिन उपास्थि के छल्ले होते हैं सी आकृति के। ये इसको पिचकने से रोकते हैं ताकि इनमें एयर स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सके। इसकी जो भीतरी श्लेष्मा कला होती है वो म्यूकस स्रावित करती है, यानी कि श्लेष्म स्रावित करती है। यह भीतरी स्तर को नम व लसदार बनाए रखने का कार्य करती है जो धूल कण व रोगाणुओं को रोकती है। श्वास नली के बाद आता है श्वसनी, ब्रोंकस। श्वास नली वक्ष गुहा में 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, दाईं और बाईं। श्वसनी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है, जैसे दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़ों में एंटर करती है और ये आगे जाकर उपविभाजित होते होते प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी और द्वितीयक से तृतीय श्वसनी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से इसके श्वसन अंग कंप्लीट होते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो है लंग्स, फेफड़े, जो कि श्वसन अंग का मुख्य अंग है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। मानव की वक्ष गुहा में हृदय के पास 2 फेफड़े स्थित होते हैं, दायां फेफड़ा व बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा होता है उसके अंदर 3 पालियां होती हैं और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां होती हैं। दाएं फेफड़े की जो 3 पालियां हैं जैसे दायां अग्रपिंड, दायां मध्यपिंड
और दायां पश्चपिंड। और बाएं फेफड़े की जो दो पालियां हैं वो बायां अग्रपिंड व बायां पश्चपिंड कहलाती है। ये कोमल, स्पंजी तथा गुलाबी रंग के होते हैं और फेफड़ों के ऊपर सीलोसिक एपिथेलियम का आवरण पाया जाता है, जिसे फुफ्फुसा आवरण व प्लूरा कहते हैं। प्लूरा दोहरे आवरण वाला होता है, यानी कि इनके ऊपर 2 लेयर्स होती है। बाहरी लेयर को पैराइटल व आंतरिक आवरण या लेयर को विसरल कहते हैं। पैराइटल व विसरल प्लूरा के बीच की गुहा, इनके अंदर यानी दोनों आवरण के मध्य में एक कैविटी पाई जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल गुहा कहते हैं, जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। अब इन दोनों ही आवरणों के मध्य में प्लूरल गुहा में एयर एब्सेंट होती है और यह गुहा फेफड़ों को पिचकने से बचाती है। गुहा में एयर एब्सेंट होने के कारण इसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव बना रहता है और किसी दुर्घटनावश इसमें वायु चली जाए तो फेफड़े पिचकने लग जाते हैं। परशु का पिंजर फेफड़ों को गहरे हुए रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। गुंबद आकार का पेशीय तनुपट यानी डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का कार्य करता है। फेफड़ों में श्वसनी का प्रवेश करने के बाद यह पतली शाखाओं में बट जाती है और इन शाखाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिका से श्वसनिकाएं बनती हैं और श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं के अंदर बट जाती है और कूपिका वाहिनियों का निर्माण करती है, जो एट्रियम के अंदर खुलती है। अंत में ये कूपिका वाहिनियाँ एक थैलीनुमा रचना में खुलती हैं, जिसे वायुकोश कहते हैं। एयर सैक के नाम से जाना जाता है। वायुकोश या कूपिकाएं ही वह स्थान है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि फेफड़े के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इनकी एक श्वसन इकाई यानी कि इनको मिलाकर श्वसनिकाएं, वायु कूपिका वाहिनी, एट्रियम एवं वायु कूपिकाएं, ये सभी मिलकर एक श्वसन इकाई का निर्माण करती हैं। प्रत्येक वायु कूपिका प्याले समान संरचना होती है और जिनका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी अत्यंत पतली भित्ति में रुधिर केशिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है, जिसमें रुधिर रेगुलर बहता रहता है। वायु कूपिका की भित्ति सल की उपकला की बनी होती है और श्वसनी एवं श्वसनिकाओं की जो भित्ति होती है वो पश्चिमाभी उपकला द्वारा बनी रहती है। तो इस तरह से फेफड़े की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो के अंदर हमने श्वसन के प्रकार, श्वसन के अंग एवं श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर